हाँ जी, अब कल आप लोगों को मैंने इफ्रिक 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपका ने कहा था कि अगर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की फिगर में चेंज आ जाता है तो आप उसको किस तरह अकाउंट फॉर किया करेंगे। अच्छा, उसके मैंने आप लोगों को कहा था चेंज आने की मेन है 3 रीज़न, या टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो चेंज हो जाए, या अमाउंट ऑफ कैश फ्लो चेंज हो जाए, या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए। तो उसके लिए फिर आपका ने कहा था कि चेंजेस को आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, और अकाउंट फॉर करते वक्त आपका ने कहा था देखना पड़ेगा कॉस्ट मॉडल आप लोग यूज कर रहे हो या रिवैल्यूएशन मॉडल, और उन दोनों के मुताबिक फिर हमें अकाउंट फॉर करना पड़ता है। बाकी आपको मैंने फिर उसकी एंट्रीज वगैरह कराई थी, इंक्रीज में कैसे एंट्रीज करेंगे, डिक्रीज में कैसे एंट्रीज करेंगे, और आपको मैंने उसके एक क्वेश्चन कहा था ट्राई करने के लिए। कौन सा दिया था कल? मार्च 20 और 22। अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको मैंने दिया था मार्च 20, इसको जरा निकालिएगा। जी कह रहा है आतिफ अनवर ACA is finance manager at Hot Coffee Limited and reports to Jamal Ahmed FCA who is CFO। ठीक है, कह रहा है जो फाइनेंस मैनेजर है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो CFO है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव आतिफ नोटेड दैट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर December 31, 19 हैव बीन प्रिपेयर्ड। कह रहा है जब वो लीव से वापस आया फाइनेंस मैनेजर तो उसने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन चुकी हुई हैं। He found that financial statements have not been updated for the revision in decommissioning costs related to the plant as advised by the engineering department at the start of 2019। कह रहे हैं फाइनेंस मैनेजर ने रियलाइज किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चलो बना चुके हो, लेकिन जो प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग में कहते हैं चेंज आया था जो कि 2019 के शुरू में पता चल चुका था, कहते उसने अकाउंट फॉर ही नहीं किया हुआ। लेकिन जब साल के शुरू में आपको पता चल गया चेंज आ गया तो आपको तो अकाउंट फॉर करना चाहिए। अब हुआ क्या, कह रहे आतिफ डिस्कस द मैटर विद जमाल who advised him to finalize financial statement without revising the decommissioning cost as company's profit would be decreased if revision cost would be taken into account। कह रहा है अब वो जो CFO है उसने कहा कि इसको इग्नोर करते हुए ही तुम फाइनेंशियल बनाओ, क्योंकि जब तुम इसको ठीक करोगे ना तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाना है। अच्छा, क्या ये ट्रू एंड फेयरनेस है? नहीं, ठीक है। एक्चुअली आप लोगों के सिलेबस में ना एक चैप्टर है एथिक्स का, जिसके अंदर हमने ICAP के कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने। एक्चुअली ICAP ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं कि चाहे ICAP का स्टूडेंट हो चाहे ICAP का मेंबर हो, वो इन एथिक्स को फॉलो करे, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं जी न्यूट्रल होकर काम किया जाए, ट्रू एंड फेयरनेस का ख्याल रखा जाए, ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप अपना काम करें, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह ना करें, इस टाइप की चीज़ें। तो अभी हमने चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ, एक्चुअली उसने ये क्वेश्चन दोनों मिक्स करके बनाया हुआ है। तो खैर अब ये कह रहा है कि उसने आपको कहा कि इसी तरह ही कर दो ताकि प्रॉफिट हमारा ज्यादा रहे, वरना प्रॉफिट कम हो जाएगा। कह रहा है डीकमिशनिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू द प्लांट हैज इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 50 मिलियन टू 88 मिलियन। कह रहा है कि डीकमिशनिंग कॉस्ट जब हमने पहली दफा बुक की थी तो उस वक्त 50 मिलियन की एस्टिमेशन थी, आज वो 88 मिलियन की एस्टिमेशन हो चुकी हुई है, यानी 38 मिलियन फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से फर्क। प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो वो भी 20-25 मिलियन तक तो आ ही जाएगा शायद। तो उसके लिए आपको क्या कह रहा है, ये इशू है एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 12%। प्लांट हैज यूजफुल लाइफ 6 साल व्हेन इट परचेज ऑन July 1, 2017 एट अ परचेज प्राइस ऑफ 860 मिलियन। और कह रहे कंपनी यूज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, कौन सा मॉडल यूज कर रहा है? कॉस्ट मॉडल। कह रहे कंप्यूट चेंज इन प्रॉफिट एसेट्स एंड लायबिलिटी इफ रिवाइज्ड डिकमिशनिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 19। कह रहे अगर आपका फाइनेंस मैनेजर सही करके फाइनेंशियल बना दे तो बताओ आपके प्रॉफिट पे, आपके एसेट्स पे, आपकी लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
अच्छा, इसका मतलब मुझे क्या कुछ कंप्यूट करना चाहिए? हाँ, मुझे देखना चाहिए कि पुरानी फिगर्स क्या है, यानी विदाउट एडजस्टमेंट, और अलोंग विद एडजस्टमेंट क्या है, ताकि मैं कंपेयर करके देखूं प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा और कितने से, एसेट मेरे बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे कितने से, लायबिलिटी बढ़ेंगी कम होंगी कितने से। इसका मतलब मुझे गलत वाली फिगर्स भी निकालनी चाहिए और सही वाली भी निकालनी चाहिए और फिर कंपैरिजन करके देखना चाहिए क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा, आगे आपको सेकेंड रिक्वायरमेंट में कहते हैं, अच्छा वो उसने थ्योरेटिकली पूछ ली है, कह रहे ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जमाल मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, कह रहा है कि वो अब ये एथिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उस वक्त देख लेंगे इसको। तो अभी इसकी मेन जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम आते हैं कि डी कमीशनिंग कॉस्ट की रिवीजन हुई और कॉस्ट मॉडल चल रहा है, उसके मुताबिक हम जरा देखते हैं क्या इम्पैक्ट वगैरह आते हैं। तो पहले छोटी सी एक वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी देख लेंगे जो रिक्वायरमेंट। एक्चुअली उसकी मेन रिक्वायरमेंट उसने आपसे ना एंट्रीज नहीं पूछी, उसने आपसे ये कहा था प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसेट्स पे क्या पड़ेगा और लायबिलिटीज पे क्या पड़ेगा। चलें, जो रिक्वायरमेंट अगर मैं उसी की हिसाब से बताऊं तो हमने बताना है इंक्रीज या फिर डिक्रीज किस किस चीज में, प्रॉफिट में। अच्छा, उसने नेट प्रॉफिट कहा था, चलिए नेट प्रॉफिट ही लिख लें, एसेट्स में और लायबिलिटीज में। वैल्यूज ने आपको मिलियंस में दी हुई। इसका मेन रिक्वायरमेंट तो उसकी ये है, अच्छा कब ये एसेट खरीदा गया था? अच्छा 1 जुलाई 17। अब जरा देखते हैं इसकी कॉस्ट क्या थी। अच्छा 8 इसकी जो 860। अच्छा चल मैं इसके ना अलग से साथ मेंशन करता हूँ, ये तो उसकी परचेज प्राइस आ गई, $860 मिलियन, और इसके अंदर हमने ऐड करनी होती है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग क्या कह रहा था कितने का खर्चा होगा? पुराना जो एस्टिमेट था 50 ओवर रेट क्या था 12%, लाइफ क्या थी कितना बनता? 25.33 इसका मतलब फिर एसेट तो आपका बन गया 885.33। आप लोगों का जो ईयर एंड था दिसंबर है। अच्छा वैसे तो उसने स्ट्रेट लाइन का है, मैं इकट्ठी भी डेप्शन वगैरह निकाल सकता हूं, लेकिन चले अगर मैं उसी हिसाब से अलग अलग करके भी कर दूं तो पहली दफा मैंने इसको डेप्रिशिएट कब करना था? 31 दिसंबर 17 को। ठीक है, तो 885.33 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 73.77। चलिए 78 कर लेते हैं जी, माइनस करें तो
811.55. 31 दिसंबर 18। अब तो पूरे साल की डेप्शन ली होगी ना? माइनस किया तो 663.99. अच्छा जी, ये वैल्यू आ गई। अब कह रहे कि 1 जनवरी 2019 को पता चल गया था प्रोविजन रिवाइज होगी। इसका अंदर जब पता चल गया था तो प्रिंसिपली यहाँ पे रिवीजन कर देनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसका मतलब 1 जनवरी 19 एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंजेस इन प्रोविजन फॉर, ठीक है, डिसमेंटलिंग। ठीक है, ये जब मैं एडजस्टमेंट डाल दूंगा तो मेरे पास 1 जनवरी की सही फिगर आ जाएगी एसेट की। उसके बाद जब आएगा 31 दिसंबर 2019 तो फिर हम उस पर डेप्शन चार्ज कर लेंगे, तो आपके पास एसेट की सही वाली बुक वैल्यू आ जाएगी। जी, यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब आप लोगों को क्या उसने हर साल के प्रॉफिट की फिगर बताई? नहीं। हर साल के एसेट की फिगर पता चल रही है? वो तो आपने चला ली है ना। तो हर साल की प्रोविजन भी तो निकाल सकता हूं। इसके अंदर लायबिलिटी के अंदर आपकी क्या चीज आ रही होनी थी? प्रोविजन। वो एक्चुअली प्रोविजन की फिगर। अच्छा, प्रोविजन जब फर्स्ट टाइम जितने पे क्रिएट कर दें, क्या थ्रू आउट वही फिगर रहती है? क्या करना पड़ता है उसको? अनवाइंडिंग इंटरेस्ट करना पड़ता है हर साल के एंड पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, चले मैं इधर ही वर्किंग करता हूं इसके साथ ही कंपैरेटिव में, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग पहली दफा जब बुक की तो कितना की? 25.33। जब ईयर एंड आया होगा तो इसकी इंटरेस्ट अनवाइंड की होगी, ठीक है। अब मैं उसकी इंटरेस्ट की ना वर्किंग चले इधर शो कर देता हूँ इस साइड पे। 25.33 का 12% के हिसाब से 6 मंथ्स 1.5652 जी, ऐड करेंगे तो 26.85। जब अगला ईयर एंड आया होगा फिर इंटरेस्ट कंप्यूट किया होगा, अब किस फिगर पे लिया होगा? हाँ, इसका मतलब यहाँ पे जब इंटरेस्ट कंप्यूट करना है तो 26.85 का 12%, 3.22। 30.07। अब यहां पे मुझे डालनी थी एडजस्टमेंट। अब वो एडजस्टमेंट की फिगर जरा हम चेक करते हैं कितनी। देखिए, आफ्टर एडजस्टमेंट सही वाली वैल्यू आ जानी चाहिए ना। तो सही वाली वैल्यू तो पहले मालूम कर लें। उसने आपको क्या कहा था? आफ्टर रिवीजन क्या रियलाइज हुआ, कितनी प्रोविजन हो जाएगी?
ठीक है, अब ये मैं आफ्टर एडजस्टमेंट वाली फिगर फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों ने मुझे कहा 88 हो जाएगी, लेकिन 88 तो फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगी। ओवर 1 पॉइंट, रेट तो वही रहा ना। पावर कितनी रेस करूं? देखें, आप लोगों ने जुलाई 2017 में लिया तो 1.5 साल गुजर चुका हुआ है। ठीक है, तो हमें तकरीबन 4.5 साल की फिगर चाहिए। कितना बनता है? 20? इसका ना आपकी प्रोविजन तो इतनी हो जानी चाहिए। क्या रिजल्ट निकला? प्रोविजन बढ़ गई कम हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब इस एडजस्टमेंट को मैं बैलेंसिंग फिगर डाल सकता हूं। कितना बड़ी? ठीक है, यानी मैंने किया क्या कि पहले तो मैं अनवाइंड कर करके फिगर निकालता रहा, वो ये फिगर आ गई थी। आप लोगों ने मुझे कहा कि अगले दिन हमें रियलाइज़ हुआ है 1 जनवरी को कि वो 88 हो जानी चाहिए। तो मैंने आपको कहा यार फिर 88 के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो आज की। तो आप लोगों ने कहा वो बनती है इतनी। तो इसका ना हमारी प्रोविजन होनी इतनी चाहिए, पड़ी इतनी हुई है, तो जो डिफरेंस है उतने के एडजस्टमेंट डाल दो। और कॉस्ट मॉडल और प्रोविजन बढ़ गई, एंट्री क्या बनी थी? एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। तो प्रोविजन क्रेडिट की तो प्रोविजन में तो ऐड हो गई, एसेट भी तो डेबिट किया ना। इसका मतलब इसको इधर भी ऐड करना होगा। 686.7 ठीक है। अब इसी डेट का ये आप लोगों के पास ना बैलेंस आ गया इसका। और अब जब ईयर एंड आएगा तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट, कितने हिस्से में? 686.76 ओवर 4.5, 152.61 जी माइनस 534.15। और अनवाइंड भी तो करना पड़ेगा ना। अब इंटरेस्ट कितने पे कंप्यूट करेंगे? 52.84 का 12% कितना बनता? 6.34 ऐड किया तो 59.18। आपने रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। 6 साल लाइफ थी, आधा साल इधर गुजर गया था, 1 साल ये गुजर गया था। तो अगर 6 में से 1.5 साल गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग लाइफ 4.5। ये मैंने कंप्यूटेशन की है सही फिगर्स की। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना कि जरा मुझे बताएं कि ये जो एसेट है, एसेट का नाम ऐसे क्या था? प्लांट। ठीक है, यानी ये जो आप लोगों का प्लांट है इसकी सही अमाउंट क्या बनती थी?
तो इसकी सही अमाउंट क्या बन रही थी? 534.15। ये है इसकी सही वाली। देखिए आपने मुझसे ये पूछा ना कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो पहले मैं देख तो लूं कि सही फिगर क्या थी, गलत क्या है, तो कंपेयर करके बता दूंगा। प्रोविजन सही कितनी आ रही? तो 59.18 ये सही वाली है। ठीक है, अगर इनमें से मैं माइनस कर दूंगा गलत वाली फिगर्स तो पता चल जाएगा इंक्रीज आया कि डिक्रीज आया और कितना आया। तो एक्चुअली हमें वो इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट करना। अच्छा, प्रॉफिट के लिए इसने प्रॉफिट लॉस में क्या कुछ लिखा होगा? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। तो हम देख लेंगे कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आना कितना चाहिए था, लिखा कितना हुआ है, उससे मुझे वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर साथ ना अलग अलग मेंशन कर देता हूं। ये चलिए इसकी मैं अलग से वर्किंग इधर कर देता हूं आपको। नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। आप लोगों ने मुझे कहा एक डेप्रिसिएशन का मसला बनना है और दूसरा इंटरेस्ट। जरा सही वाली फिगर तो देखें ना क्या बनी। डेप्रिसिएशन की सही फिगर क्या आई है? 152.61। और इंटरेस्ट की सही फिगर क्या आई है? उसने आपको क्या कहा था? एडजस्टमेंट ना डालो। अगर मैं एडजस्टमेंट ना डालता तो स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन तो फिर बराबर ही आती है। तो पिछले साल की डेप्रिसिएशन कितना थी? तो इसका मतलब आप लोगों ने तो मुझे कहना था इधर भी 147.56 लो। कितना? 5.05। इतने से एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट ने कम हो जाना है। एक्चुअली देखिए मैंने क्या कहा, मैं किस पे इफेक्ट ले रहा हूं? नेट प्रॉफिट पे। पहले मैंने इफेक्ट किस वजह से लिया? डेप्रिसिएशन की वजह से। आप लोगों ने मुझे कहा हमारी डेप्रिसिएशन बढ़ गई है, तो मैंने आपको कहा चलो डेप्रिसिएशन बढ़ी है ना, प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं इंटरेस्ट। सही इंटरेस्ट तो मुझे पता था, उसने लिया होगा गलत। जब उसने इंटरेस्ट लिया होगा तो उसने 12% किस फिगर का ले लिया होगा? 30.07 का उसने 12% लिया होगा। तो कितना बनता है? ये वाला। तो इसका मतलब आप लोगों ने कितना लिया हुआ था, यानी आना कितना चाहिए? 2.7। तो डिफरेंस आ रहा है 2.73। इतने से आप लोगों का एक्सपेंस क्या हो गया? बढ़ गया। एक्सपेंस जब बढ़ेगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इसका मतलब डिक्रीज इन प्रॉफिट फिर कितना हो गया? 7। अच्छा, इसका प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो गया 7.78 से। ये चलें वर्किंग, या स्टार मैंने लगाया तो स्टार ही लगा दें। ठीक है, ये उसकी मैंने वर्किंग कर दी थी। अब मुझे एसेट की गलत वाली फिगर चाहिए। क्या गलती करनी थी? क्या उसने ये एडजस्टमेंट डालनी थी एसेट में? तो उसने तो इसी में से डेप्रिसिएशन माइनस करा देनी थी ना। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन तो इतनी आनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चलें इधर ही आगे सब वर्किंग उसकी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे फिगर कहां से आई थी। तो उसने क्या फिगर निकाली हुई थी पहले? 66.399। और उसने डेप्रिसिएशन कितना ले लेनी थी गलत वाली? 147.56। तो इसका मतलब ये प्लांट की गलत वैल्यू होनी थी, हालांकि सही ये है। क्या रिजल्ट निकला?
17.81। इससे प्लांट की फिगर बढ़ गई कम होगी? मतलब ये गलत वाली फिगर देखे ना क्या आई थी, ज्यादा थी? कम हो गई सर, क्योंकि यहाँ पर हाँ, गलत वाली कम है। इसका मतलब आप लोगों का एसेट इतने से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी ये देखे ना, ये जो चीज है ये आपकी है ओल्ड रॉन्ग फिगर, ये वाली है करेक्ट। कहां से आया ये है ना, एक्चुअली 2018 तक तो काम सही चला है, 19 के अंदर चेंज आया, उसने कहा जी मैं नहीं करूंगा। मैंने तो चेंज करके आगे डेफिनेशन सही वाली निकाल दी थी, उसने जब नहीं चेंज किया तो उसने तो पुरानी जितनी डेफिनेशन ली होगी ना। तो मैंने कहा कि वो पुरानी कितनी बनती है, आपने कहा वो रॉन्ग वाली फिगर ये बनती है, मैंने आपको कहा करेक्ट तो ये बनती थी। तो अब इसका मतलब आपके एसेट की वैल्यू के अंदर अल्टीमेटली क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। तो हमने कहा था विदाउट ब्रैकेट इंक्रीज और विद इन ब्रैकेट जो है वो डिक्रीज। अब आ जाए प्रोविजन पे, 17.72। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोविजन पे। देखें, अब मुझे रॉन्ग वाली फिगर फिर चाहिए। उसने पहले प्रोविजन कितना निकाली हुई थी, 30.07, और जब वो एडजस्टमेंट ना डालता तो उसने रॉन्ग वाला इंटरेस्ट कितना ले लेना था, इसी का 12% लेना था ना। तो इसका जरा 12% देखें, 3.6 मल्टीप्लाई करना। सॉरी, ये लायबिलिटी हमने निकाल ली ना, 1112 ले लें, 1112 कर दें। एक्चुअली देखें, आप लोगों की प्रोविजन की गलत फिगर क्या थी, और इसके अंदर आपने इंटरेस्ट ऐड करना था, तो इसी को फिर कैलकुलेट करना था ना, और फिर उसको ऐड करके आपका इसका बैलेंस आ जाना था। ठीक है, तो अब एक तरीका ये था कि जैसे मैंने प्लस करके लिखा था ना, अगर मैं चले प्लस करके लिखता तो मैंने क्या करना था, आपका ने कहना था इसमें ऐड कर लो 30.07 का 12%। ठीक है, ऑल्टरनेटिव तरीका क्या था, 112%। ये सारा करके तो अब प्रोविजन में देखें फिर कितना इंक्रीज आ रहा है, 25.50। ठीक है, तो उसने इस क्वेश्चन में एंट्रीज नहीं पूछी थी, उसने इफेक्ट्स आपसे पूछ लिए थे। तो इफेक्ट्स में यही होगा ना कि गलत फिगर निकालो, सही वाली निकालो, कंपेयर करके देख लो क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, तो ये आपका जो फिगर्स आई थी कहां से आ रही थी, वर्किंग वन से। इसी तरह ये फिगर भी करेक्ट वाली थी, ये रॉन्ग वाली थी, कंपेयर करके पता चल गया इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। जी समझ आ गए यहां तक सबको? तो कल आपका ने कहा था ना कॉस्ट मॉडल की ट्रीटमेंट अलग होती है, रिवैल्यूएशन मॉडल की अलग होती है। तो उसने यहाँ पे कहा था कॉस्ट मॉडल। मैंने तो आप लोगों को कल एंट्रीज करा दी थी, उसने एंट्रीज नहीं पूछी, उसने कहा बस इफेक्ट्स बता दो। तो फिर इसलिए हमने एंट्रीज पास नहीं की, बस इफेक्ट बताते जा रहे हैं कि गलत फिगर क्या है, सही फिगर क्या होनी चाहिए, ताकि कंपैरिजन में आपके पास फिगर्स आती जाएं। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन भी था 21।
जी 21 को निकालें। इसमें अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो पूछ लें। नहीं समझ? जी क्वेश्चन 21 है मार्च 22। जी कह रहा हूं जनवरी 1 2020 Grateful Industries Limited completed installation of a plant which will be required to be dismantled at the end of its 10 years useful life. Company paid 2000 million for the plant. अच्छा कह रहा है कि आप लोगों ने प्लांट इंस्टॉल कराया है और इसको डिसमेंटल भी कराना पड़ेगा जब इसकी लाइफ ख़त्म होगी 10 साल। इसका मतलब लाइफ है इसकी 10 साल प्रोजेक्ट की ना। अच्छा आपको कह रहे हैं कि 2000 मिलियन का आपने एसेट खरीदा है 1 जनवरी 2020 को और कह रहे इट इज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग वुड बी 200 मिलियन। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट वाज 10% व्हेन इनिशियल एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग ऑफ कॉस्ट वाज मेड। आगे कह रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एट दिसंबर 2020 कितने से बाद? 1 साल बाद। तो कह रहे 1 साल के बाद हमने इसकी फेयर वैल्यू निकाली तो वो 1845 निकली इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग। यानी डिसमेंटलिंग इसमें शामिल ही है तो क्या फिर अलग से ऐड करने की जरूरत है? नहीं। अच्छा आगे आपको कह रहे हैं एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स एंड एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट वर रिव्यूड, लेकिन कब? ऑन दिसंबर 21 मजीद 1 साल के बाद। तो कह रहे उस वक्त क्या निकला? कह रहे कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमारी 150 हो गई, यानी पहले हमने 200 ज्यूम की हुई थी ना, कहता वो 150 हो गई और पहले डिस्काउंट रेट 10% लिया हुआ था वो 12% हो गया। तो आपको कह रहे हैं कंपनी हैज पॉलिसी ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्लांट यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल एंड डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। कह रहा हमारी कंपनी जो है ना वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करती। इसका ना वो जो उसने आपको फेयर वैल्यू बताई वो उसकी रिवैल्यूड अमाउंट ट्रीट होगी। इसका मतलब पहले साल के एंड पे रिवैल्यू कर रहा है और अगले साल के ऊपर जाके प्रोविजन के अंदर चेंजेस आ गई। आपको कह रहे हैं कि प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर दिसंबर 2021। सिर्फ 1 साल की एंट्रीज मांग रहा है दूसरे वाले साल की इन अकॉर्डेंस विद IFRS। जी अब पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं। कब एसेट खरीदा था इसने? 1 जनवरी। तो ये क्वेश्चन है आपको 21 स्प्रिंग 20। अच्छा 1 जनवरी 20 कितने का हमने खरीदा था? ये इसकी प्राइस है या इंक्लूडिंग वो है? अच्छा पेड कह रहे प्लांट की पेमेंट की। तो इसका अंदर उसकी जो कॉस्ट थी या जो प्राइस थी वो थी 2000। अच्छा कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग जी अब कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग वैसे उसने बताई कितना हुई थी आपको? 200। कितने अरसे के बाद थी? और रेट ऑफ इंटरेस्ट 71 पॉइंट 77.11। इसका मतलब एसेट आपको कितने में पड़ गया? 2077 पॉइंट
31 दिसंबर 2020 आ गया, डेप्रिशिएट करेंगे 2077.11 डिवाइडेड बाय 207.71 माइनस किया तो 186.9.40 जब ये आ गया दिसंबर 20। उसने रीवैल्यूड अमाउंट कब की दी थी? वो भी दिसंबर 20 की, इसका इसी दिन रीवैल्यू कर रहा है। अच्छा, अब एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट कितना 18, ये इंक्लूडिंग थी ना ये। अच्छा, इसका मतलब क्या रिजल्ट निकल रहा है? कमी आ गई, तो ये आप लोगों का आ गया रीवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग so 24.4। हाँ जी, उसको अलग से करते हैं। अच्छा, रीवैल्यूड अमाउंट कब इसकी एस्टिमेट में चेंज कब आया था? अच्छा, दिसंबर 21, अगले साल। तो इसका मतलब जब 31 दिसंबर 21 आया होगा, डेप्रिशिएट करेंगे कितनी अमाउंट, कितने हिस्से में? 1845 डिवाइडेड बाय 205 माइनस किया तो 1640 आ गया। अब इस डेट पे वो कहता हम लोगों ने रिव्यू किया और आपके उसके अंदर चेंज आया। अच्छा, आप लोगों को याद होगा जब हम रिपोर्टिंग 1 में रिवैल्यूएशन मॉडल करते थे तो वर्किंग के अंदर इधर हम कॉलम बना लिया करते थे ना, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का, ठीक है, एक हम बना लिया करते थे एसओसीआई का, ताकि फिगर एडजस्ट करना थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों का लॉस कितना आया था? तो ये तो फिर एसओसीआई में गया होगा ना, ठीक है, इसको एक्सपेंस शो कराया होगा आप लोगों ने। चलिए ब्रैकेट डाल लें। एक्सेस में एक्स्ट्रा डेप्शन तो कम होगी ना आपकी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को याद होगा हम लोग क्या करते थे, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट की वर्किंग से बचने के लिए हम देख लेते थे डेप्शन में कितना कमी आई है। तो ये 2.71 की, तो 2.71 इसके अगेंस्ट ऑफसेट कर लो। इसका मतलब आज लॉसेस में इतनी अमाउंट रिवैल्यूएशन के लॉस की पड़ी हुई, प्रॉफिट लॉस। मतलब देखे ना, इस लॉस को मैंने एक्सपेंस शो कराया, प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन उससे अगले सालों की डेप्शन भी तो कम हो गई, जिसको अगले सालों का प्रॉफिट इतना बढ़ गया। ओवरऑल इस रिवैल्यूएशन की वजह से अब मेरे प्रॉफिट पे कितने का इफेक्ट रह गया हुआ है? 21.69 का। अच्छा, अब यहाँ पे आके आप लोगों ने रिवाइज की अपनी प्रोविजन। तो अब फर्दर आसानी के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था ना, इधर ही हम प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का कॉलम बना लेते हैं। अच्छा जी, जब प्रोविजन आपने क्रिएट किया था 77.11 का किया था, जब ईयर एंड आया होगा तो इधर इंटरेस्ट अनवाइंड किया होगा ना इसका, तो 77.11 का कितने परसेंट? 10%। 7.71, तो फिर टोटल करके कितना बन गया? 84.81। अब फिर ईयर एंड आ गया, फिर आप लोगों ने इसको अनवाइंड किया होगा। अब यहां पे जब अनवाइंड किया होगा
84.81 का 10% लिया होगा 8.48 ऐड किया तो 93.29। अब इस जगह पे आके करना पड़ गई एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंजेस इन प्रोविजन। अच्छा, अब हम ना चेंज के बाद वाली पहले फिगर निकाल लेते हैं ना। क्या उसने कहा था, अब क्या एस्टिमेट है, कितना होगी प्रोविजन? अच्छा, कम हो गई, 150 हो गई, ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 12%। रेस टू पार क्या करूं? 8 क्यों किया? 2 साल तो गुजर गए हैं ना आपके। इसका मतलब मुझे प्रोविजन की जो फिगर रिक्वायर्ड है वो है 60 पॉइंट, तो कितने से कमी आ रही है? 32.7। अच्छा 1 कर लें, ठीक है। ये आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर आ रही थी, ठीक है, ये आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर आ रही थी। कल आप लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर प्रोविजन में कमी आ जाए तो प्रोविजन तो हो जाएगी डेबिट। मसला था क्रेडिट किसको करूं, तो आपको ने कहा था अगर तो पहले कोई रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं निकला हुआ, या अगर निकला था तो सरप्लस था, तो इसको भी सरप्लस ही शो करा दो। लेकिन अगर पहले लॉस निकला हुआ था और आज एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो पहले लॉस को रिवर्स करो और फिर फालतू अमाउंट को अपना सरप्लस शो कराना। अब आप मुझे बताएं वो कितनी अमाउंट पड़ी हुई थी लॉस के अंदर? 21.69। इसका मतलब 21.69 आप ऑफसेट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट, बाकी कितना बचा? 11.02। तो इसको आप लोग अपना क्या शो करा देंगे? सरप्लस। यानी ये अब आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है। कैसे मैंने निकाली, मैं इसकी वर्किंग नीचे लिख देता हूं कि टोटल से 32.71 था और इसमें से आप लोगों ने 21.69 इधर एडजस्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया था नील और बाकी आप लोगों का सरप्लस आ गया। अच्छा, इधर प्रोविजन की वजह से एसेट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा होगा? सॉरी, आप एंट्रीज की चले एंट्री कर लेते हैं। एंट्री आप लोगों की क्या बनी होगी? प्रोविजन में कमी आई थी, प्रोविजन डेबिट, और रिवर्सल के लिए एसोसिएट क्रेडिट, और बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो बस ये दिसंबर तक इस नाम से कहा हुआ था, आगे मजीद एक्शन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये तो मैंने कर दी इसकी वर्किंग्स। एक्चुअली उसने आपसे कहा था ये आखिरी वाला जो साल है ना, इसकी एंट्रीज करो। तो हमें यहाँ से एंट्रीज वगैरह शुरू करना पड़नी थी। जी, तो पहली एंट्री किस चीज़ की करूं? डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन की आप लोगों की एंट्री हो जाएगी 31 दिसंबर 2021 को। डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब सेम डेट पे आप लोगों ने कहा हमारी प्रोविजन में कमी आई। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट कितना? 32.71।
अच्छा, आप लोगों ने कहा था कि SOCI को क्रेडिट कर लो, लेकिन कितना? 21.69, और बाकी का आप लोगों ने कहा सरप्लस शो करा लो 11.02। तो ये इसकी एंट्रीज हो जानी थी। हाँ सॉरी, इस साल का अनवाइंडिंग की भी होनी थी। अनवाइंडिंग की एंट्री क्यों होनी थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। क्रेडिट किसको करना था? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। और ये आप लोगों का इंटरेस्ट कितना आया था इसका? 8.48। तो ये इसकी 3 एंट्रीज बन जानी थी, ठीक है। तो यानी जो कल हम लोगों ने इफ्रिक 1 पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशन, उसने कॉस्ट मॉडल का क्वेश्चन भी टेस्ट कर लिया हुआ है, उसने रिवैल्यूएशन का भी कर लिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे एस्पेक्ट कवर हो गए। ये तो ये हुआ है ना, पहले लॉस था और फिर प्रोविजन में कमी। ये भी तो हो सकता है ना, पहले लॉस हो प्रोविजन और बढ़ जाए, ठीक है, या पहले सरप्लस हो अब प्रोविजन में कमी आ जाए। तो इस तरह के केसेस भी इसके बन सकते हैं। मतलब आप ये ना समझे कि उसने पूरा कवर कर लिया, इसके कुछ एस्पेक्ट रहते हैं। आपने देखा था ना, मैंने रिवैल्यूएशन की भी आप लोगों को जब एंट्रीज कराई थी तो मैंने उसके बता दिया था अगर प्रोविजन बढ़ जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा। तो सर रिवैल्यूएशन मॉडल की मैंने 4 केस यानी 4 एंट्रीज कराई थी आप कल। तो ये इसका ना आखिरी टॉपिक था इफ्रिक 1। हाँ जी, 1037 है, इफ्रिक 1 नहीं है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, वो लेक्चर प्लान में कौन सा टॉपिक था? देखो तो फिर पढ़ा होगा। 1037 के बाद कौन सा है? ऑपरेटिंग सेगमेंट। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सेगमेंट ना, ये भी एक छोटा सा स्टैंडर्ड है। यानी अगर आउटलाइन देखी जाए, एक्चुअली ये जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है ये आप लोगों का ना डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि ना इसकी कोई एंट्री होती है, ना इसके कोई लेजर बनते हैं, इसका नोट्स टू द अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन आती है। तो कल इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बुक्स अभी अवेलेबल होगी भी मार्केट में, ये पास पेपर वाली।